हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। नाजरीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, चूँकि आज की हमारी ये वीडियो गज़ल की तारीफ़, हैयत और फ़न पर है, इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो का आगाज़ गज़ल के एक बेहतरीन शेर से किया है। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में गज़ल क्या है, उसकी क्या तारीफ़ है, इसकी हैयत कैसी है, यानी अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, और गज़ल का जो फ़न है वो किन चीज़ों से इबारत है। इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तफसीलन देखेंगे। जो आपके निसाब में शामिल है, जो आपके इम्तिहान में आता है, उन तमाम सवालों को आप इससे हल कर पाएंगे। ये वीडियो वैसे तो बिलखुसूस इस्लामपुर कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर के तालिब इल्मों के लिए है, लेकिन इस वीडियो से वो तमाम तालिब इल्म फैज़याब हो सकते हैं जो कि BA या MA में हैं और CBCS पैटर्न या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। उन तमाम तालिब इल्मों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। वो तमाम तालिब इल्म इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सब बने रहें, इससे आप मारूज़ी सवाल और तफसीली सवाल तमाम को हल कर पाएंगे। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अंसारी है। मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप पहले पॉज करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब से साझा कर दें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप गज़ल के हवाले से मुकम्मल वाकिफ़ हो जाएं कि गज़ल क्या है और उसकी जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, फ़न है, तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाएं। इसलिए आप इसको आखिर तक देखें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद वीडियो के हवाले से अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें। आइए हम लोग पहले निसाब देख लेते हैं। तो ये है इस्लामपुर कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर का निसाब, जिसमें देखिए पर्चा जो है गज़ल की रिवायत है। इसमें जो इकाई अव्वल है, पहली इकाई में 3 टॉपिक है। एक तो पहले नंबर पे है गज़ल का फ़न, लुग़वी मानी, तारीफ़ और हैयत, जिसे आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है गज़ल के मौज़ूआत, जो बाद में देखेंगे इसके बाद, और दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ के इम्तियाज़ात, इसके हवाले से हम लोग बाद में देखेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग देखेंगे गज़ल का फ़न, लुग़वी मानी, तारीफ़ और हैयत। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपके इम्तिहान में इस तरह से सवाल आए कि गज़ल की हैयत पर तफसीली नोट लिखिए या गज़ल के फ़न पर तफसीली नोट लिखिए, ठीक है, यानी कि हैयत आए या फ़न आए, तो आपको इस वीडियो में जो जवाब दिया जाएगा उसे लिखिएगा। या हो सकता है कि सवाल इस तरह हो कि गज़ल की तारीफ़ और फ़न पर एक जामे नोट लिखिए, तो आप इसे लिखेंगे। या गज़ल की तारीफ़ बयान करते हुए उसकी हैयत से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, तब भी आपको लिखना है। यानी कि सवाल को जिस तरह से भी घुमाए उसमें आपको बुनियादी तौर पर देखना है। अगर सिर्फ हैयत है तो आपको ये लिखना है, और अगर फ़न है तब भी आपको ये लिखना है। वाज़े है। अब जो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। शायरी की तमाम असनाफ़ में से गज़ल एक मकबूल सिन्फ़ है जो शुरू से आज तक अपना मकाम बनाए रखी है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी औरतों से या उनके मुतालिक बातें करना या इश्क़बाज़ी करना के हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि तारीफ़ी जुमला ये है कि जितने भी असनाफ़ हैं उर्दू शायरी में, तमाम में सबसे मकबूल आप उर्दू गज़ल को कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, बुनियादी बात यह है कि गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान से? अरबी ज़बान से है। और इसकी जो लुग़वी मानी है, लुग़वी मानी से मुराद वो मानी जो कि लुग़त में हो, डिक्शनरी में हो। तो क्या है कि औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। कहीं कहीं पे महबूब भी आता है, तो
औरतों को ही ले सकते हैं, या इश्कबाजी करना के हैं, ये लुग़वी मानी है, ये जहन में रहे। हो सकता है कि आपके इम्तिहान में मौरूज़ी सवाल में ये आ जाए कि गज़ल के लुग़वी मानी क्या है, तो आपको यही जुमला लिखना है कि गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना या इश्कबाजी करना के हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा कि कहाँ से मौरूज़ी सवाल आ सकता है। अलग से तो मैं वीडियो बनाऊँगा ही मौरूज़ी सवाल पे। बहरहाल यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए इस्तिलाह शायरी में, यानी कि इस शायरी की इस्तिलाह में गज़ल से हम लोग क्या मानी लेते हैं। अब ये देखिए, वो तो लुग़वी मानी है, यहाँ पे अब इस्तिलाही मानी है कि इस्तिलाही मानी में शायरी जो है, गज़ल जो है वो किन मानों में इस्तेमाल होती है। दो माने को दो तरह के मानों के बारे में देखिए। अब तक आप देखें कि एक तो लुग़वी मानी है जो कि लुग़त में हो, और एक इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी उसे कहते हैं जो कि किसी लफ्ज़ के लिए किसी मैदान में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो मानी इस्तिलाही मानी है। तो गज़ल का जो लफ्ज़ है वो शायरी में किन मानों में इस्तेमाल होता है, आप उसे देखिए कि इस्तिलाह शायरी में गज़ल उस सिन्फ़ को कहते हैं, यानी उस किस्म को कहते हैं शायरी की, जिसमें दुनिया व माफिया के तमाम मौज़ूआत हों, रेज़ा ख़याली हो, हज़्फ़ व ईमा हो, एजाज़ व इख्तिसार हो, तग़ज़्ज़ुल हो, मौज़ूनियत हो, मतलब व मक़ता हो, रदीफ़ व काफ़िया वग़ैरह हो। ये आप शायरी की इस्तिलाह में, यानी कि एक ऐसी सिन्फ़ जिसके अंदर ये तमाम बातें पाई जाए, वो सिन्फ़ गज़ल कहलाती है। ठीक है। दुनिया व माफिया यानी कि दुनिया और दुनिया से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम, यानी कि दुनिया और आसमान और ये जो कायनात है, तमाम के हवाले से मौज़ूआत हैं इसमें। रेज़ा ख़याली है, ये आगे आप देखेंगे तफसील में। ये तो यहाँ पे चूँकि तारीफ़ कर रहे हैं इसलिए इसको मुख्तसर में लिखना है। रेज़ा ख़याली क्या है, हज़्फ़ व ईमा क्या है, इजाज़ व इख्तिसार क्या है, तग़ज़्ज़ुल क्या है, तमाम चीज़ों को आगे जो है एक एक करके मैं समझाया हूँ। तो अब आगे देखिए आप। तो यहाँ तक जो है हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि गज़ल जो है वो क्या है, लुग़वी मानी में क्या है और इस्तिलाही मानी में क्या है। लुग़वी मानी में गज़ल वो है जिसमें औरतों से या औरतों के मुतालिक या इश्कबाजी होती है। ठीक है। लेकिन इस्तिलाही मानी में गज़ल में क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको आप याद कीजिएगा। आगे आप जब देखिएगा तो वजाहत के साथ, तो आपके जहन में ये अपने आप ऑटोमेटिक ये तमाम चीज़ें बैठ जाएंगी। तो अब आगे देखेंगे। यहाँ तक हम लोग जो है अभी तारीफ़ कर रहे हैं गज़ल की, तारीफ़ की गज़ल क्या है। ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि गज़ल क्या है। अभी आगे देखिए कि कसीदे का एक जुज़्व है तशबीब। तशबीब जो है वो कसीदा, जब आप आगे पढ़ेंगे कसीदे के 4 और कहीं 5 अज्ज़ाए तरकीबी लिखे जाते हैं, तो उसमें से एक जुज़ है, एक हिस्सा है, वो है तशबीब। ठीक है। तो तशबीब, इसमें जब इश्क़िया वाक़यात पेश किए जाते थे, यानी कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि गज़ल का जो आगाज़ है वो किस तरह होता है, वो इस हिस्से में आप देख रहे हैं। तो कसीदे का एक जुज़्व है तशबीब, इसमें जब इश्क़िया वाक़यात पेश किए जाते थे तो उसे गज़ल कहा जाता था। ठीक है। यानी कि मैं यहाँ अगर आपको समझाऊँ तो ये ऐसा है कि अरबी में जब कसायद लिखे जाते थे तो फ़ारसी वालों ने जब उन कसीदों को देखा तो उसका एक जुज़ है, यानी कि एक हिस्सा है, वो है तशबीब। ठीक है। इस हिस्से में इश्क़िया वाक़यात जब बयान किए जाते थे तो फ़ारसी वालों ने उसे क्या किया कि अलग कर दिया, यानी कि एक अलग सिन्फ़ के तौर पे उसको बरतना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसमें इश्क़िया वाक़यात होते थे। तो इसीलिए कसीदा और गज़ल में देखिएगा बहुत सी यकसानियत हैं। तो आप अगर पूछे कि कसीदे का आगाज़, गज़ल का आगाज़ कसीदे के किस हिस्से से हुआ है, तो आप बिला झिझक कह सकते हैं कि वो कसीदे के तशबीब से हुआ है। ठीक है। तो इसे किसने अलग किया था कसीदे से? वो है फ़ारसी के शोरा ने। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं है कि तशबीब को काट के निकाल दिया और अब जो उसमें कसीदे में तशबीब का जो जुज़ है वो नहीं पाया जाता है। नहीं, तशबीब है अभी भी, लेकिन फ़ारसी वालों ने क्या किया कि वो मौजू को, वो मतलब फ्रेम को उन लोगों ने इस्तेमाल किया कि अगर इस हिस्से में इश्क़िया वाक़यात पेश किए जाते हैं कसीदे में। आप जानते हैं कसीदे में जो है बादशाहों, मौसम वगैरह के हवाले से, बुज़ुर्गान दीन वगैरह के हवाले से तारीफ़ पेश की जाती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि तशबीब के हिस्से को अलग से बरतना शुरू किया और उस नई सिन्फ़ का नाम क्या रख दिया इन लोगों ने? गज़ल। ठीक है। ये आप अपने जहन में रखेंगे। इस हिस्से को फ़ारसी शोरा ने अलग करके एक अलग सिन्फ़े सुखन यानी गज़ल की इख्तरा की और इसमें इश्क़िया मौज़ूआत के साथ
दुनिया व माफिया के तमाम मौज़ूआत को बांधना शुरू कर दिया। ठीक है, उस हिस्से को अलग करके इसमें इन लोगों ने और भी मौज़ूआत को बांधना शुरू कर दिया। गोया अब गज़ल में मौज़ूआत की तो कोई कैद नहीं है, अलबत्ता इसके लिए हैयत शुरू से लेकर अब तक मुतय्यन है। यानी कि मौज़ूआत तो जैसे वहाँ से अलग करने के बाद इन लोगों ने मौज़ूआत बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हैयत जो है यानी कि किस फ्रेम में इस सिन्फ को बरता जाएगा वो शुरू से अब तक मुतय्यन है। उसका देखिए, गज़ल का फ़न उसकी दाखिली व ख़ारजी हैयत और रसूमियात से इबारत है, जिनका मुख्तसर तारुफ़ मंदरजा ज़ैल है। इसको आप आगे देखेंगे कि जो यहाँ तक अब आप तारीफ़ देख चुके थे, अब यहाँ जो है यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसकी हैयत बनती है वो किन चीज़ों से मिल कर के गज़ल की हैयत बनती है, यानी कि किन चीज़ों का होना लाजमी है जिसकी वजह से गज़ल कहलाती है। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। यानी कि जितने भी असनाफ़ हैं उसके लिए कुछ अज्जाए तरकीबी हैं, जब उसको बरतते हैं तब जाकर के वो सिर्फ मुकम्मल होती है। तो इसी तरह गज़ल को लिखने के लिए या गज़ल को गज़ल होने के लिए जो है ना कुछ चीज़ों, कुछ अनासिर जो है मुतय्यन है, उसकी पाबंदी लाजमी है। तो अब आके देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके मिलने से गज़ल की हैयत जो है बनती है। ठीक है, हैयत को ही आप फ़न भी कह सकते हैं। अगर आपके सवाल में मान लीजिए लफ्ज़ फ़न आता है कि गज़ल के फ़न पर नोट लिखिए, तो आपको लफ्ज़ हैयत को निकाल करके लफ्ज़ फ़न को डालना है। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे देखना ना कि गज़ल की हैयत बनती है, तो आपको यहाँ पे लिखना है फ़न। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो तारीफ़ देख चुके, अब हम लोग देखेंगे फ़न यहाँ से। अच्छा, और एक बात यह है कि अगर इम्तिहान में तारीफ़ और फ़न दोनों लफ्ज़ नहीं आता है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी आप 2 स्लाइड देखे हैं इसमें जो तारीफ़ की गई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहला जुमला जो पहले स्लाइड में है तारीफ़ी जुमला वो लेना है, और यहाँ से गज़ल का फ़न इसकी दाखिली व ख़ारजी हैयत और रसूमियात से इबारत है, जिनका मुख्तसर तारुफ़ मुंदरजा ज़ैल है। यहीं से आपको शुरू कर देना है। ठीक है, फ़न आएगा तो फ़न का लफ्ज़ लिखना है जवाब में, और हैयत अगर आता है हैयत का लफ्ज़ तो आपको हैयत लिखना है। समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि गज़ल की जो हैयत है या गज़ल का जो फ़न है वो किन चीज़ों से मिल करके बनता है। अब जो है फटाफट आप इसको लाइक कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग फ़न की तरफ बढ़ेंगे। तारीफ़ अब देख चुके हैं, फ़न देखेंगे। फटाफट लाइक कीजिए, अगर आप अब तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए, ये है गज़ल की ख़ारजी हैयत। ठीक है, यानी कि ये बाहर बैरूनी हैयत है। ठीक है, यानी कि 2 हैयत है। एक तो बाहरी, जैसे अब एक इंसान है उसकी 2 तरह की बनावट है, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। ठीक है, तो आप अभी बाहरी बनावट के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लाजमी है। ठीक है, गज़ल की ख़ारजी हैयत किन चीज़ों से मिलके बनती है, तो वो पहली चीज़ है मौज़ूनियत। क्या है? मौज़ूनियत। मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ वाज़ेह है, मौज़ूनियत। अब जो है, अब आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि मौज़ूनियत है क्या, बाद में मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँगा। देखिए, हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं, ख़ास तौर से किराने दुकान में, अगर मान लीजिए आपको 1 केजी चावल ख़रीदना हो तो आपको दुकानदार किस तरह देगा? उसके पास इस तरह से तराजू है, जो कि आप देख रहे हैं अभी डिस्प्ले पे, ये तराजू है। इसके एक हिस्से में 1 केजी का वो रखा जाता है वज़न करने के लिए, और 1 केजी उसके बराबर में आपको जो है चावल नाप के देता है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ 1 केजी हो गया है, ज़्यादा या कम नहीं है। अगर कम दे दे तो आप खफा हो जाएंगे और उसको मारने लगेंगे, ज़्यादा देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो उसके बराबर नाप करके देता है। तो हर चीज़, आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई पैमाना तय होता है कि आपको वो किस तरह देगा। उसी तरह से जब आप गज़ल में आते हैं, शायरी में ही आप समझ जाइए, तो आप शायरी किस तरह करेंगे उसके लिए भी एक पैमाना है। ठीक है, जिसको वज़न कहते हैं, बहर कहते हैं। तो ये वो पैमाना है जिसकी बुनियाद पर शायरी को वजूद में लाया जाता है। अब आप आगे देखेंगे किस तरह से, मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो किस तरह से वजूद में आता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक शेर है कि मरीज़ ख़ता को शिफा दे इलाही, मरीज़ ख़ता को शिफा दे इलाही, हमें नेक इंसान बना दे इलाही। देखिए, ये जो मौज़ूनियत करने का जो अमल है ये इल्म अरूज़ में सिखाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मरीज़े को एक बराबर करने के लिए फ़ौलन है। क्या है ये? इसको हम लोग रुक्न बोलते हैं। ये
जैसे फे के ऊपर में ज़बर है, एन के ऊपर में पेश है और वाव साकिन है, फिर लाम हरकत में है यानी ज़बर है, नून साकिन है। उसी तरह मरीज़े को देखिए, मीम के ऊपर में ज़बर है फे की तरह, रे के नीचे ज़ेर है जैसे कि एन हरकत में है यानी कि उसमें ज़बर ज़ेर पेश है तो रे पे भी है। या साकिन है जैसे कि वाव साकिन है। ज़्वाद पे देखिए, ज़्वाद पे हरकत है, लाम पे भी हरकत है और या साकिन है तो यहाँ पे नून साकिन है। यानी कि फ़ौलन के वज़न पर आपको लफ्ज़ लाना होता है। एक मिसरे में, शेर का एक मिसरा एक जो हिस्सा होता है वो मिसरा कहलाता है। तो एक मिसरे में जैसे फ़ौलन 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 है ना, ये तो आपको इसी फ़ौलन 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 पे लिखना होगा। फिर मिसरा सानी में फिर इसी वज़न की कैद होगी और आपको उसी पे लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। खैर, ये आपको समझाने के लिए है। मौजूनियत पर जो है अलग से समझाया जाएगा, आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि मौजूनियत क्या है। बस मैं यहाँ पे आपको चूँकि इतना कम से कम क्लियर हो जाए कि गज़ल की जो हैयत या फ़न है उसमें जो लाजमी जुज़ है, पहला लाजमी जुज़ जो है वो मौजूनियत है। तो मौजूनियत क्या है, अब आप ये देखिए कि आपको इम्तिहान में क्या लिखना है, उसे देखिए। अब आप तो आपको हैयत में सबसे पहले ये लिखना है, मौजूनियत गज़ल का फ़न जिन अनासिर से इबारत है उनमें सबसे पहला लाजमी उन्सुर मौजूनियत है। मौजूनियत आवाज़ों के ख़ास तनासुब और तवाज़ुन को कहा जाता है, जिनकी अदायगी में आवाज़ एक खूबसूरत तसलसल और तरन्नुम से मुत्तसिफ हो जाती है। यानी अल्फाज मौसीकी की रूह से हम आहंग होकर नस्र से मुमताज़ हो जाते हैं। मौजूनियत के लिए बहर और वज़न की पाबंदी की जाती है। ये आपको अपने इम्तिहान में लिखना है। देखिए क्या है मौजूनियत, ये है ना कि जैसे आपको बताया ना कि एक जो लफ्ज़ होगा, मान लीजिए वज़न है कि फ़ौलुन, तो आपका जो लफ्ज़ होगा वो फ़ौलुन पर आएगा, फिर फ़ौलुन फ़ौलुन फ़ौलुन, इस तरह करके बहुत से औज़ान हैं, उसकी कैद है। तो इससे क्या होता है ना कि जो आप देखते हैं ना कि गीत को गाया जाता है वो सब वज़न पर है। उन तमाम को जो है, यानी कि जैसे आप चावल नापने के लिए जो बटखरा होता है 1 केजी का 2 केजी का, तो उसका अलग अलग नाम होता है ना। तो जैसे कपड़े को आप मीटर में लेते हैं, उसी तरह से शेर के लफ्ज़ों को आप वज़न या बहर पे लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको तौलना होता है। आगे मैं समझाऊँगा अलग से वीडियो बना के तफसील में। बस इतना जान लीजिए कि मौजूनियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मौसीकियत है यानी कि जो गुनगुनाने की कैफियत है, जो तरन्नुम है, वो मौजूनियत की वजह से आती है। ठीक है ना, अगर मौजूनियत ना हो तो तसलसल और तरन्नुम मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मौजूनियत ना हो तो नस्र बन जाएगा। ठीक है, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन अल्फाज में जो मैं अभी अदा कर रहा हूँ इसमें कोई वज़न नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर इस पर वज़न आ जाए तो ये कलाम मौजूनियत कहलाएगा कि ये जो हम बोले वो मौजू कलाम है। ठीक है, तो हम अभी वज़न पे नहीं बोल रहे हैं, किसी लफ्ज़ को हम नापे नहीं हैं किसी भी वज़न पर, बस बोले जा रहे हैं, तो ये नस्र है। लेकिन जब हम शायरी करते हैं, जैसे कि आप वीडियो के आगाज़ में वो देखे थे ना वो शेर, तो उसको वज़न पे नापा जाता है, पहले मिसरे को दूसरे मिसरे को नाप करके उसके बाद बनाया जाता है, नाप तौल करके। ठीक है, तो दोनों में, शायरी और नस्र में ये बुनियादी फ़र्क है। ठीक है ना, मौजूनियत, शायरी में मौजूनियत है, नस्र में मौजूनियत नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरे जुज़ को देखते हैं। दूसरा जुज़ है मतला। गज़ल का दूसरा अहम जुज़ है मतला। मतला क्या है देखते हैं कि गज़ल की हैयत का एक अहम जुज़ मतला है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं मतला कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, दो लफ्ज़ है यहाँ पे, टर्म है कि काफ़िया और रदीफ़। ये दोनों भी जुज़ है, वो आगे आप समझ जाइएगा। बस इतना समझ जाइए कि हम काफ़िया का मतलब ये होता है कि अगर आप दो जुमला लिख रहे हैं तो दोनों जुमला में अगर कोई लफ्ज़ है तो वो हम में बोलेंगे, मतलब दोनों में यकसानियत है, कॉमन, जिसको अंग्रेज़ी में आप कॉमन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे मुराद वो है। जैसे आप मैथ में दो अगर लाइन में अगर एक्स है तो आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं कि इसमें दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं। उसी तरह से अगर दो लाइन में, दो मिसरों में कोई लफ्ज़ कॉमन है, ये मानना है यहाँ पे। आगे मैं बताऊँगा आपको जब मतलब काफ़िया और रदीफ़ आएगा। तो मतला क्या है कि ऐसा शेर है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ हो, ये ज़रूरी है। मतला के लिए क्या लाजमी है, अगर आपसे ये भी सवाल आ जाता है मारूज़ी सवाल में कि मतला क्या है, तो आपको लिखना है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, मतला कहलाता है। यानी कि दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का होना लाजमी। अभी मैं मिसाल दिखाऊँगा, अभी जस्ट आगे आएगा। तो मतला से गज़ल का आगाज़ होता है। चूँकि मतला जो लफ्ज़ तुलू से बना है, तुलू की माने ही होता है निकलना,
जैसे सूरज तुलू होता है, तो उसी तरह मतला यानी कि जिस शेर से गज़ल का आगाज़ होता है वो मतला कहलाता है। तो मतला से गज़ल का आगाज़ होता है, जो एक तरफ सामे व कारी यानी कि पढ़ने वाला और देखने वाला जो है को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, तो दूसरी तरफ गज़ल की वज़न, रदीफ़ और काफ़िए के तयन में रहनुमाई करता है। यानी कि मतला जो है वो इन तमाम चीज़ों को बरतता है कि गज़ल में जो वज़न है, जो रदीफ़ और काफ़िया है, इन तमाम को मतला ही तय करता है। आगे देखिएगा आप। और पूरी गज़ल के रंग व आहंग को नुमाया करता है। गज़ल में एक या एक से ज़ायद मतला हो सकते हैं, जिन्हें बित तरतीब है, ये बिल तरतीब नहीं है, गलती हो गई, बित तरतीब, जिन्हें बित तरतीब मतला अव्वल, मतला सानी, मतला सालिस वगैरह कहा जाता है। मतला के बाद अगर दोबारा मतला आए तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर भी आप देखिएगा, देखिए कोई भी एक गज़ल आप उठा करके देखिएगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी। यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ कि मतला कैसे है। जैसे मान लीजिए वली दक्कनी की एक गज़ल है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इसके बाद और भी कई अशार आएंगे, लेकिन चूँकि इस शेर से गज़ल का आगाज़ हुआ है इसलिए ये शेर क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। ऊपर से मतला के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लाजमी है, उसके अंदर में रदीफ़ और काफ़िया का आना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे बहार और एतबार काफ़िया है। ये काफ़िया कैसे वो आगे समझेंगे आप। तो ये काफ़िया है और खोती है, अब मिसरा सानी में फिर खोती है, ये रदीफ़ है। तो देखिए इन दोनों मिसरों में काफ़िया भी है और रदीफ़ भी है, तो इस शेर को आप मतला कहेंगे। अगर कोई ऐसा शेर जिसमें दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ नहीं है तो उसको मतला नहीं कहेंगे। इसको आप जहन में रखिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इसको देखिए, इसको आपको अपने इम्तिहान में लिखना नहीं, बस मैं समझाने के लिए ये दे रहा हूँ। आपको सिर्फ वो जो मतला का मिसरा है वही आपको लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूँ, दिलबरी अख्तियार खोती है। अब देखिए यहाँ पे वली की गज़ल से 3 अशार हैं। तो पहले शेर में देखिए आप मुफलिसी सब बहार खोती है, उसमें बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, यानी कि रदीफ़ काफ़िया दोनों में है। अब इस शेर में देखिए, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है। मिसराए सानी में करार है और खोती है, यानी कि काफ़िया और रदीफ़ है। मिसराए ऊला में नहीं है, पहले मिसरे में नहीं है। तो अब इस शेर को आप मतला नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके पहले मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया नहीं है, सिर्फ दूसरे मिसरे में। उसी तरह तीसरे शेर में देखिए, सिर्फ दूसरे शेर में है, पहले शेर में, ये पहले मिसरे में नहीं है, क्योंकि मिलना शर्म का तर्क करूँ, ये जो है इसमें रदीफ़ और काफ़िया नहीं है। लेकिन दूसरा मिसरा जब देखते हैं इसका कि दिल बरी अख्तियार खोती है, तब आपको दिखता है कि यहाँ पे फिर अख्तियार और खोती यानी कि काफ़िया और रदीफ़ दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इन अशार को मतला नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ फ़र्द है, ये बैत है। क्या है? ये सिर्फ बैत है, शेर है यानी कि। और जो पहला शेर था जिसके दोनों मिसरों में मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, इसको आप मतला कहेंगे। क्यों? मतला के लिए शर्त है कि उसमें रदीफ़ और काफ़िया हो। बात समझ में आ रही है? जिस शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया होगा वही मतला कहलाएगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि मतला के बाद फिर दूसरा शेर भी अगर मतला हो जाए, यानी कि पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया हो जाए, तो उसको हुस्न मतला, ज़ेब मतला या मतला सानी कहते हैं। मेरे ख्याल से वाज़ेह है बात, समझ गए होंगे कि मतला किसे कहते हैं। अब जो है गज़ल का तीसरा जुज़, गज़ल का जो तीसरा जुज़ है, फ़न जिससे मुकम्मल होता है, वो है मक्ता। पहला मतला मौज़ूनियत, दूसरा मतला, तीसरा मक्ता। ठीक है, मक्ता का लफ्ज़ क़ता से बना है, ठीक है, जिससे ख़त्म करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब जैसे देखिए कि गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। जैसे कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, उसी तरह से गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों आसान है। मतला गज़ल का पहला शेर और मक्ता गज़ल का आखिरी शेर। लेकिन मतला के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, रदीफ़ और काफ़िया का होना दोनों मिसरों में। लेकिन मक्ता के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गज़ल जिस शेर पे ख़त्म होगा वही मक्ता होगा। आगे देखिए क्या है इसमें, कि इसमें शायर उमूमन अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है। तख़ल्लुस आप जानते हैं, शायर का एक मुख्तसर नाम जो कि शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, तो इन्होंने गालिब का इस्तेमाल किया लफ्ज़। ठीक है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, तो फ़ैज़ इस्तेमाल होता है। तो तख़ल्लुस शायर का मुख्तसर नाम होता है जो शायरी में इस्तेमाल होता है। तो शायर जो है मक्ते में ही उमूमन तख़ल्लुस को इस्तेमाल में लाता है।
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि मक्ता से पहले, यानी कि मान लीजिए गज़ल के बीच में कोई शेर है, उसी में शेर ये आ गया, तख़ल्लुस आ गया। यानी कि कभी कभी मतला में भी तख़ल्लुस आता है, मीर तकी मीर की गज़लों में भी है कि उसमें मतले में ही इसका इस्तेमाल हुआ तख़ल्लुस का, तो उसे आप तख़ल्लुस का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। यानी कि बस ये उमूमन नज़रिया बन गया, आम नज़रिया, कि तख़ल्लुस जो है वो मक्ते में इस्तेमाल होता है, लेकिन बीच में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसकी कोई क़ैद नहीं है। ये मेरे ख़्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो है मक्ता वो गज़ल का आखिरी शेर है, मेरे ख़्याल से समझ गए। मतला पहला शेर और मक्ता जो है वो आखिरी शेर है। अब इसकी मिसाल देखिए। मिसाल ये है कि वो जो आप गज़ल देख रहे थे, मुफलिसी सब बहार खोती है, उसके 3 अशार तो आप देख चुके थे। अब यहाँ पे आखिरी शेर देखिए कि ऐ वली आब उस परी रू की मुझ सिने का गुबार खोती है। अब यहाँ देखिए, ये तो आखिरी शेर है इस गज़ल का, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें मतला भी है वली का, ये सॉरी तख़ल्लुस भी है। तो तख़ल्लुस देख करके वैसे पहचानने में आसानी होती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि तख़ल्लुस का इस्तेमाल बीच में या मतले में भी बाज़ शायरों ने किया, तो धोखा ना खाएं, इसको आप लाजमी जुज़ ना बना लें। मक्ता आखिरी शेर कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे जुज़ को या चौथे को। चौथा जुज़ क्या? काफ़िया, जो कि मतला के लिए लाजमी था ना, कि दोनों मिसरों में काफ़िया का होना लाजमी। अब आप यहाँ समझेंगे कि काफ़िया क्या है। तो काफ़िया जो है वो गज़ल की हैसियत का लाजमी जुज़्व है। क्या है? लाजमी, यानी कि बग़ैर काफ़िया के गज़ल मुमकिन ही नहीं है। गज़ल इसके बग़ैर इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब शेरी इस्तिलाह में क्या है काफ़िया, उसको समझिए कि काफ़िया ऐसे हम आवाज़ लफ्ज़ को कहा जाता है जो मतला के दोनों मिसरों में रदीफ़ से ठीक पहले और दीगर अशार के दोनों मिसरों में दूसरे मिसरे में आता है, ठीक है। काफ़िया शेर में, ये मतला में जो है वो दोनों मिसरों में आएगा। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िया आएगा रदीफ़ से पहले। किससे पहले? रदीफ़। जैसे आप वो शेर देखे थे ना, अभी आपको मैं समझाऊंगा मिसाल में भी, कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो खोती है रदीफ़ है, उससे जस्ट पहले का जो लफ्ज़ होगा वही काफ़िया होगा। और काफ़िया जो है वो हम आवाज़ है, यानी कि दोनों में आवाज़ एक जैसी है, माना अलग है। जैसे मान लीजिए मोहब्बत, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, ये अब एक ही आवाज़ के अल्फाज हैं ये, ठीक है। तो ये सब काफ़िया बन सकता है एक दूसरे का, ठीक है ना। मोहब्बत का काफ़िया जो है वो इज़्ज़त बन सकता है, शोहरत बन सकता है, मुसीबत बन सकता है। बात समझ में आ रही? ये जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे का काफ़िया बन सकता है। तो काफ़िया क्या है? हम आवाज़ है, यानी कि आवाज़ में कॉमन होगा। क्या होगा? 2 आवाज़ में कॉमन होगा। जैसे अगर बोलेंगे आप माली, तो उसका काफ़िया खाली, जाली, लाली, बाली, ये हम आवाज़ है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, ठीक है ना, कि काफ़िया क्या है? इस्तिलाह शायरी में हम आवाज़ लफ्ज़ को कहा जाता है, जो कि मतला के दोनों मिसरों में रदीफ़ से पहले और दूसरे अशार के दूसरे मिसरे में आता है, पहले मिसरे में नहीं आता है, ठीक है ना। काफ़िया से जो है वो खुश आहंगी बढ़ती है। काफ़िया जो है वो खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। किसकी? गज़ल की खूबसूरती में। काफ़िया हम मानी होता है, हम आवाज़ होता है, लेकिन हम मानी नहीं। जैसे मान लीजिए दौलत और शोहरत, दोनों हम आवाज़ तो है, लेकिन दोनों के मानी अलग हैं। दौलत के मानी हम लोग समझते हैं माल पूंजी, और शोहरत के मानी इज़्ज़त और आबरू। तो दोनों के मानी अलग हैं, लेकिन दोनों आवाज़ में एक है। तो इसे कहते हैं काफ़िया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि काफ़िया क्या है। अब काफ़िया की आप मिसाल देखिए, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि काफ़िया किसे कहते हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, वही गज़ल जिसकी मिसाल आप बार बार देख रहे ताकि आप समझ सकें। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमैयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है। तीसरा शेर, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी अख्तियार खोती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो अशार हैं 3 अशार, इनमें लफ्ज़ बहार, एतबार, करार, अख्तियार, ये सब एक दूसरे का काफ़िया है। क्या है?
काफिया है। और मैंने क्या बताया कि काफिया मतला के दोनों मिसरों में होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुफलिसी में बहार है और एतबार है, दो काफिया है, ठीक है, दोनों मिसरों में है। लेकिन दूसरा शेर देखिए, तो दूसरे शेर का जो पहला मिसरा आप देखेंगे तो इसमें कोई काफिया आपको नहीं मिलेगा, यानी कि बहार के वजन पर कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा उसी आवाज़ में। लेकिन जैसे आप दूसरा मिसरा देखते हैं, जुल्फ तेरी करार खोती है, तो उसमें आपको करार मिल जाता है और खोती है मिल जाता है। आप काफिया को पहचानने में परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन रदीफ को नहीं। आगे जब आप रदीफ को देखेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे रदीफ पहचानने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए तीसरा शेर, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करो, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो काफिया वो नहीं मिल रहा है, लेकिन दिलबरी अख्तियार होती है, इसमें अख्तियार। तो ये जो अल्फाज हैं बहार, करार, अख्तियार, ये वो अल्फाज हैं जो काफिया कहलाते हैं। काफिया के लिए एक और चीज़ें अहम है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि हरफ रवी क्या है, ठीक है। तो अब हरफ रवी को समझने के लिए इसे समझिए कि यहाँ पे 4 काफिये हैं, बहार, एतबार, करार और अख्तियार। इन लफ्ज़ों में जो हरफ रवी है वो कौन है? रे और अलीफ है, ठीक है ना। रे और अलीफ यहाँ पे हरफ रवी है। जैसे देखिए तकरार किसकी हो रही है, जैसे रे अलीफ, बहार को अगर देखते हैं तो पहले रे है, रे चूँकि सब में है, देखिए बहार में भी रे है, करार में भी रे है, आखिर में एतबार में भी है, अख्तियार में भी है रे। उसके पहले कौन सा हर्फ आ रहा है? तो अलीफ। बहार में भी अलीफ है, एतबार में भी अलीफ है रे से पहले, करार में भी रे से पहले अलीफ है, अख्तियार में भी रे से पहले अलीफ है। तो दो हर्फ तो कॉमन हो गया चारों में। अब उससे अलीफ से पहले क्या है? अलीफ से पहले बहार में हे है, एतबार में बे है, यानी कि अलग हो गया। सिंपल में आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो रे और अलीफ, यानी अलीफ और रे, अगर इधर से जाएंगे तो अलीफ और रे क्या है? हरफे रवी है, ठीक है ना। यानी कि वो हर्फ जिसकी तकरार हो काफिये में जिसकी तकरार हो वो हरफे रवी है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। काफिया तो पहले हम आवाज़ है, जैसे बहार, एतबार, करार, अख्तियार, ठीक है। अब इन लफ्ज़ों में एक आखिरी हर्फ होगा कम अज़ कम जो कि जिसकी तकरार होगी, जैसे रे सब में, लेकिन आप एक से ज़्यादा भी तकरार कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो रे के अलावा अलीफ भी सब में टकरा रहा है, ठीक है। तो ये हरफ रवी है। हरफ रवी मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। इसे आप अपने इम्तिहान में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इम्तिहान में नंबर मिलेगा इससे, ठीक है। तो अब आप देख चुके काफिया। अब हम लोग देखते हैं इसके 5वें जुज़्व को, जो क्या है? रदीफ़ जो है वो गज़ल की हैयत या फ़न का लाजमी जुज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी कि शुरू से लेकर के अमीर खुसरू से लेकर के अब तक जितनी भी गज़लें लिखी गई हैं, उसमें से आप यूँ समझ लीजिए कि 98% गज़लें जो है, 98% गज़लें जो है वो रदीफ़ के साथ है। 1-2% गज़लें जो है वो रदीफ़ के बग़ैर है। तो यूँ समझ जाइए कि रदीफ़ को आप लाज़मी जुज़ तो नहीं, लेकिन लाज़मी जुज़ जैसा कह सकते हैं। यानी कि अगर आप रदीफ़ को छोड़ करके गज़ल लिखते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है, उसकी भी गुंजाइश है। लेकिन रदीफ़ के साथ अगर लिखते हैं तो गज़ल असल मानों में गज़ल बनती है, ठीक है। तो लाज़मी जुज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके बगैर गज़ल मुमकिन तो है, लेकिन गज़ल का असल मज़ा उस वक्त आता है जब इसमें रदीफ़ हो। शेरी इस्तिलाह में, यानी कि शायरी में रदीफ़ किसे कहते हैं उसको समझिए, क्योंकि मतला में आप देख चुके हैं कि मतला के लिए लाजमी जो 2 चीज़ें हैं वो है रदीफ़ और काफ़िया। काफ़िया आप समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको काफ़िया समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिए, मैं काफ़िया पे अलग से वीडियो बनाऊँगा। और अब देखेंगे आप रदीफ़, ठीक है। तो क्या है? रदीफ़ जो है काफ़िया के बाद आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज। काफ़िया जैसे एक लफ्ज़ बनता है, लेकिन रदीफ़ जो है एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं जो मतला से लेकर के मक्ता तक अपने मुतय्यना मकाम पर मतला के दोनों मिसरों में और दीगर अशार के दूसरे मिसरों में बार बार दोहराया जाता है। यानी कि मतला के 2 मिसरों में, आप हमेशा याद रखिए एक शेर में 2 मिसरा होता है। तो पहला शेर जो मतला कहलाता है, और मतला उस वक्त मतला बनता है जब मतला के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया हो। तो जाहिर सी बात है रदीफ़ जो है मतला के दोनों मिसरों में दोहराई जाएगी, और जो दीगर अशार होंगे तो उसके पहले मिसरे में रदीफ़ नहीं होगी, लेकिन दूसरे मिसरे में, दीगर अशार के दूसरे मिसरे में
मुतय्यना वक्त पे काफ़िए के बाद जो है बार बार रदीफ़ आएगी। इसकी मिसाल देखिए, इसकी मिसाल जैसे मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिलबरी अख्तियार खोती है। अब इन अशार में आप देखिए कि बहार चूँकि काफ़िया है, एतबार काफ़िया है मतला में, उसके बाद एक लफ्ज़ देखिए खोती और उसके बाद है, यानी कि अभी दो अल्फाज हैं, खोती है। फिर देखिए दूसरा मिसरा में फिर खोती है की तकरार है। फिर देखिए दूसरे अशार में जो है दूसरा मिसरा, जुल्फ़ तेरी करार खोती है, तो खोती है मतला में भी खोती है, इसमें भी खोती है, दिलबरी अख्तियार खोती है में भी क्या है, खोती है। तो ये जो तीनों अशार में लफ्ज़ खोती है, अल्फाज खोती है, ये क्या है, रदीफ़ है। यानी रदीफ़ जो लफ्ज़ है या अल्फाज है वो बदलेंगे नहीं, वो बार बार उसी की तकरार है, उसी को दोहराया जाएगा। काफिया में क्या होता है कि काफिया मानवीय एतबार से बदल जाता है, वो हम आवाज़ है बस, जैसे बहार एतबार दोनों के माने अलग हैं लेकिन आवाज़ एक है। लेकिन रदीफ़ क्या है, रदीफ़ का माना भी एक है और आवाज़ भी एक है, उसकी तकरार होगी, उसको दोहराया जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। मिसरा उला में खोती है, फिर मिसरा सानी में भी खोती है, तो खोती है बदल नहीं सकती है, खोती ही रहेगी। और उसके बाद देखिए करार, यानी कि रदीफ़ जो है अब आखिर से पहचानिएगा, ठीक है। शेर जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर से आप रदीफ़ के लिए जाइए। पहले है लफ्ज़ है, देखिए सब में मतला के दोनों मिसरों में है। तो अब आप समझेंगे कि है से पहले भी कोई लफ्ज़ देख लेते हैं। तो है से पहले एक लफ्ज़ है खोती, मिसरा सानी में फिर खोती, यानी कि खोती है, ये दोनों बन जाएगा, ये दोनों बनेगी आपकी रदीफ़। उसके बाद जो बहार है, एतबार है, देखिए दोनों आवाज़ में सेम है लेकिन मानी में अलग है, बहार और एतबार। तो ये आपका काफिया हो गया। और काफिया के जस्ट बाद कौन आता है, रदीफ़, यानी रदीफ़ से जस्ट पहले काफिया और काफिया के बाद रदीफ़। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आ सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं कि रदीफ़ जो है बार बार दोहराते हैं हम लोग, उसको बदलते नहीं हैं। लेकिन काफिया जो है वो मानवीय एतबार से तो अलग होता है, लेकिन हम आवाज़ होता है और उसे बदला भी जाता है, जैसे बहार, एतबार, करार। लेकिन रदीफ़ को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। रदीफ़ वही लफ्ज़ है, वही लफ्ज़ पूरी गज़ल में होगा और उसे दोहराया जाएगा। जैसे मतला में अगर खोती है को बरता गया है तो तमाम में वही खोती है ही होगा। अब दूसरे अशार को आप उठाइए और इसके हवाले से प्रैक्टिस कीजिए कि मतला कैसे होगा, ठीक है। 4-5 गज़लों को उठाइए, आप रेख्ता पे जाइए, गज़लों को देखिए और उन गज़लों में जो है आप प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें रदीफ़ कौन है और काफिया कौन है। मैं ग्रुप में 5 गज़लों को भेजूंगा आज, और उसमें से आपको निशानदेही करनी है कि उसमें रदीफ़ कौन है और काफिया कौन है। इससे समझ में आ जाएगा मुझे कि आप कहाँ तक समझे हैं रदीफ़ और काफिया को, ठीक है। अगर आप ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मटेरियल है वो आप तक पहुँचता रहे। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं इसे मैं आपको भेज दूँ ताकि आप जो है इम्तिहान के हवाले से अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें मैं समझा भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, उससे आप हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा स्लाइड्स के PDF को भी आपको ग्रुप में दे दूँ ताकि आप अपने इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। उम्मीद है आप दोनों को समझ गए होंगे कि क्या है ये रदीफ़ और काफिया। तो इन चीज़ों से मिल कर के गज़ल की खारजी हैयत बनती है। क्या है वो 5 चीज़ें, मौज़ूनियत, उसके बाद मतला, उसके बाद मक्ता, उसके बाद काफिया, उसके बाद रदीफ़। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के गज़ल की खारजी हैयत बनती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मौज़ूनियत क्या है, जिसके हवाले से हम लोग शेर को नापते हैं। उसके बाद मतला जान चुके हैं आप, गज़ल का पहला शेर जो हम रदीफ़ और काफिया होता है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर। उसके बाद काफिया जो है हम आवाज़ अल्फाज है जो कि मतला के दोनों मिसरों में और दीगर अशार के मिसरा सानी में दोहराया जाता है। और रदीफ़ जो है वो लफ्ज़ या अल्फाज हैं जो कि काफ़िए के बाद दोहराए जाते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए। अब हम लोग देखेंगे गज़ल की दाखिली हैयत को। गज़ल के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है गज़ल की खारजी हैयत और अब दाखिली हैयत को। जो ये चीज़ें जो है आपको बाहर नहीं, ये गज़ल को जब आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे या लिखते वक्त। गज़ल की दाखिली हैयत
मुंदरजा झैल निकात से इबारत है। मैं इसलिए इन चीज़ों को मुख्तसर में सिर्फ पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, आपको इम्तिहान में इसी तरह लिखना, मैं यहाँ पे समझा दूंगा इन चीज़ों को इस वजह से, ताकि ये नोट ज़्यादा तवील ना हो जाए, क्योंकि ये आप अगर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के तहत है तो 12 नंबर के लिए है, बाकी जगहों में 10 नंबर के लिए है, तो इसका आपको ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने इसे पॉइंट वाइज किया है। बस आपको समझ में आ जाए ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, जो दाखिली है तो उसके लिए पहला पॉइंट है इजाज़ व इख्तिसार। इजाज़ व इख्तिसार क्या है? यानी कि गज़ल में आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो मुख्तसर हो, ज़्यादा तवील ना हो। नस्र में आप किसी एक बात को, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक अफसाना लिखते हैं, और एक अफसाना जैसे कि आप कभी आपा पढ़े होंगे तो उसमें एक आपा किरदार की जो नफ्सियात है उसको वहाँ पे पेश किए हैं। लेकिन जब आप दाखिली में पेश करते हो तो दाखिली में गज़ल में पेश करने से क्या होता है कि गज़ल का फ़न क्या होता है कि एक समंदर को कूज़े में बंद कर देना, यानी कि चाहे आपका जो ख्याल है, आपके पास जो मजमून हो, चाहे जितना वसी हो जाए, आपके पास उसे पेश करने के लिए सिर्फ 2 मिसरा है, यानी 2 मिसरों में आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, और वो भी मिसरे जितने छोटे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे गालिब का वो शेर देखिए कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब ये यहाँ पे अगर इख्तिसार ना हो गज़ल में तो फिर वो शायरी का मज़ा ख़राब कर देता है। इसलिए गज़ल की दाखिलियत में पहली जो चीज़ है वो है इजाज़ व इख्तिसार, दोनों के माने होता है कि मुख्तसर हो। उसके बाद देखिए हज़्फ़ व इमायत। अच्छा, यहाँ पे ये इमायत को ईमानत मैंने लिख दिया, वो गलती से इमायत होगा, ठीक है। ये इमायत आप देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले पे, हज़्फ़ व इमायत, यानी कि गज़ल में आप कितना लिख रहे हैं, यानी कि आप जो पेश करना चाहते हैं उसमें आपको ज़्यादा लिखने से मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती है, चीज़ें कम ज़ाहिर होती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़ाहिरी नहीं होती है। यानी कि आप बस सिर्फ इशारा कर देते हैं और लोग जो है आहिस्ता 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 उन तमाम बातों को समझने लगते हैं। यानी कि आप बस इशारा कर दिए और पूरी दास्तान जो है उसके पीछे है आपके इशारे में, यानी कि आप बोले कम और मफ़हूम ज़्यादा दे दिए। जैसे कि आप इस शेर को देखिए, हज़्फ़ इमायत को आप समझेंगे अच्छे से कि दावा करूँगा हश्र में मूसा पे तूर का, क्यों उनने ताब दी मेरे कातिल की तेग को। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जितना कहा है उससे ज़्यादा छुपा कर रखा है। अब आप क्या समझ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए आप ज़ाहिरी तौर पे क्या है कि शायर कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है कुछ मुकदमा दायर करेगा वो हश्र में, ठीक है, कि उन्होंने जो है जो कातिल है उसको इन्होंने, कातिल की तलवार को इन्होंने तेज़ी दी, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे कितने मामलात हैं, इससे आप जब समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्या कह रहा है कि दावा करूंगा हश्र में मूसा पे तूर का, यानी कि जो आशिक है वो जो है जब क़यामत का रोज़ आएगा तो उस दिन वो मूसा अलैहिस्सलाम पे एक मुकदमा दायर करेगा। मुकदमा क्या होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से उस आशिक की जान चली गई। कैसे? देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर पहाड़ पे, खुदा से मिलने के लिए वो ज़िद करके चले गए। उसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि तूर पहाड़ जो है वो राख में तब्दील हो जाता है। अब जो है वहाँ से सुरमा बनाया गया, सुरमा तूर का सुरमा नाम से आता है। उस सुरमे को आशिक के माशूक ने अपनी आँखों में लगाया और उसमें वो तेज़ी आई कि आशिक जब उनकी आँखों को देखा तो उस तेज़ी की वजह से, उस चमक की वजह से, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह से कोह तूर जो है वो भस्म हो गया था, उसी तरह से आशिक जो है अपने माशूक की आँख को देख करके, जिसमें वो सुरमा लगा हुआ था, इसकी भी जान चली गई। यानी कि ना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के हवाले से ज़िद करते, ना ही वो कोह तूर पे जाते, ना कोह तूर पे जाते। अगर कोह तूर पे जाते नहीं तो कोह तूर जो भस्म भी नहीं होता, ना वो भस्म होता, ना उससे सुरमा बनाया जाता, ना सुरमा बनता, ना उसका जो माशूक है वो अपनी आँखों में लगाता, ना ही उसका माशूक आँखों में लगाता। अगर आँख में लगाता नहीं तो इसकी जान नहीं जाती। तो कितनी सारी बातें जो है पीछे है, अब आप देख पा रहे हैं। तो हज़्फ़ इमायत इसे ही कहते हैं, यानी कि
इशारों में बात कीजिए। आप गज़ल का जो फ़न है वो इशारों का फ़न है, यानी कि आप कम कह के ज़्यादा से ज़्यादा बात को कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। आइए तीसरी चीज़ को देखते हैं, मिसाली किरदार। यानी कि गज़ल में जो है, गज़ल में किरदार भी होते हैं। ठीक है, जब आप रसूमियात देखिएगा तो आप किरदारों के हवाले से वाकिफ़ हो जाइएगा। तो गज़ल में जो है जो किरदार है वो मिसाली किरदार हैं। ठीक है ना, इसको आप जहन में रखिए। मिसाली यानी कि वो हर ज़माने का किरदार है, वो हर अहद का, हर ज़मान व मकान का किरदार है। ठीक है, वो जैसे शायर ख़ास तौर से जब आप लेते हैं, शायर का जो किरदार होता है गज़ल में, वो एक मिसाली किरदार है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर गालिब कहता है कि गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ गालिब है, जो किरदार है गालिब, तो इसका मतलब ये नहीं कि गालिब खुद से कह रहा है, ये गालिब हर ज़माने के लोगों से कह रहा है। ये मतलब उमूमियत आ गई है, ग्लोबलाइजेशन इसमें हो गया है। ये मिसाली किरदार है, आइडियल किरदार है। ठीक है ना, यानी कि गालिब खुद के लिए शेर नहीं कह रहा है कि वो गालिब तुम बुरा मत मानो। यानी कि दुनिया में जितने लोग हैं, अगर कोई किसी को बुरा कहता है तो ये शेर उस पर लागू हो जाता है। तो गज़ल में जो भी किरदार होता है वो मिसाली किरदार होता है। ख़ास तौर से जो शायर का तखल्लुस होता है वो मिसाली होता है। ठीक है, या जो इसमें तसव्वुर देखिएगा, इश्क का जो तसव्वुर है वो मिसाली तसव्वुर है। आशिक का जो तसव्वुर है वो मिसाली है, यानी कि जिसको आप मिसाल दे सकते हैं। इश्क क्या है, जो जो आज हम लोग देखते हैं वो इश्क तो नहीं है। आपको अगर हकीकत में इश्क देखना हो तो आप गज़ल की रसूमियात जो मैं आगे दिखाऊंगा उसको आप देखिएगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इश्क क्या है। इश्क वो जज्बा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। इश्क वो जज्बा है जो आदमी को इंसान बना देता है। इश्क वो जज्बा है जो किसी एक के लिए जान और दौलत हर चीज़ कुर्बान, रज़ामंदी के साथ कुर्बान कर देने पर कर देता है, मायल कर देता है। तो आगे आप देखिएगा फिर आशिक का जो तसव्वुर है वो बहुत मिसाली है, माशूक का तसव्वुर है, इन चीज़ें। तो गज़ल में जितने भी किरदार हैं वो तमाम के तमाम मिसाली हैं। ठीक है, उसके बाद ये मिसाली किरदार आगे आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब रसूमियात को आप देखेंगे। उसके बाद है रमज़ियत। तो रमज़ियत भी क्या है, वही इशारे किनाए की बातें हैं, यानी कि बातों को इशारों में कह देना, ज़्यादा ना लिखना, कम लिखना। ठीक है, यही रमज़ियत है, इशारों में बात करना। अगले पॉइंट्स को देखिए, इशारती ज़बान। तो इशारती ज़बान जो है वो भी वही है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है ताकि आप और अच्छे समझें। तो इशारती ज़बान, जैसे अब बशीर बद्र का एक शेर है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो बातों को इशारों में कहा जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे कश्ती क्या है, मुसाफिर कौन है। आप अगर आप इसे सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो इंसान आपके साथ रहता है वो आपके साथ सिर्फ ऊपर ऊपर से रहा, लेकिन आप हकीकत में कैसे इंसान है उसको वो जाना ही नहीं, बस आपके साथ रहा और जब वो आपको सही से नहीं जान पाया तो छोड़ करके चला गया साथ। आशिक व माशूक का यहाँ पे मामला है, यानी कि इशारों में बात होती है। शायरी की बहुत बड़ी खूबसूरती इशारती ज़बान है। ठीक है, उसके बाद है तगज़्ज़ुल। तगज़्ज़ुल क्या है, तो तगज़्ज़ुल जो है ना, ये आप यूँ कहिए कि गज़ल की बुनियाद तगज़्ज़ुल है। यानी कि शायरी में, यानी कि शेर में, गज़ल के शेर में जब हुस्न व इश्क की बातें होती है ना, तो उस कैफियत को बांधने के अमल को तगज़्ज़ुल कहते हैं। यानी कि यूँ समझिए सिंपल में कि हुस्न व इश्क की बातें करने को तगज़्ज़ुल कहते हैं। और यही जैसे कि शिबली नोमानी ने कहा है ना कि इश्क व मोहब्बत जो है वो गज़ल का ख़मीर है। तो तगज़्ज़ुल हुस्न व इश्क की कैफियत को बरतने का अमल है तगज़्ज़ुल। ठीक है ना, गज़ल तगज़्ज़ुल, उसी से ते का इजाफा कर देंगे तो तगज़्ज़ुल हो जाएगा। हुस्न इश्क की बातें होती रहती है ना, कि गालिब कहा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी हम भी थे काम किया। अब इश्क की बातें होती हैं, तो जब भी गज़ल के शेर में आप इश्क की बातों को देखेंगे, इश्क क्या कैफियत जज्बात को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस शेर में क्या है, तगज़्ज़ुल है। अब मान लीजिए एक शेर है कि अनपढ़ आंधी घुस पड़ती है तोड़ के फाटक महलों के, अंदर आना मना है बाहर लिखकर लटकाने से फ़ायदा क्या। तो अब इस शेर में तगज़्ज़ुल नहीं है क्योंकि इश्क व मोहब्बत की बातें नहीं है, यहाँ पे जो समाजी मसाइल है वो इसमें है। ठीक है ना, तो इसमें तगज़्ज़ुल नहीं है, इस तरह बोल सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिए सादगी और सफाई। तो सादगी और सफाई क्या है, यानी कि जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत आसान हो, वो तकरीबन सबको समझ में आ जाए।
मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। जैसे कि अब बशीर का वो शेर है कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। देखिए इसमें मजमून बहुत उम्दा है और ज़बान देखिए कितनी साफ ज़बान है, यानी कि लफ्ज़ों का ऐसा इस्तेमाल है जो कि कम पढ़े लिखे कारी भी समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए इश्तियाल अंगेज़ी और गैर मुतदिल रवैये से परहेज़, ये भी एक उन्सुर है, यानी कि शायरी में आपको ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें भड़काव हो, जिसमें मारपीट का एहसास हो। आज के अशार में तो ऐसे बहुत से हैं, जैसे एक शेर आया था वो कि क्या कहा, उर्दू गैर मुल्की ज़बान है, तेरी माँ की ज़बान है उर्दू। उसमें जो रवैया है वो इश्तियाल अंगेज़ रवैया है। वो शायर को अगर आप सुनेंगे तो ऐसे रवैयों से बचना चाहिए, यानी कि बाज़ारी रवैया, गैर मेयारी रवैया और लफ्ज़ों का इस्तेमाल, यही जो है इश्तियाल अंगेज़ी और गैर मुतदिल रवैया है। इससे बचने की ज़रूरत है। मारपीट, काट, खून, लहू वगैरह वगैरह इन चीज़ों को गज़ल में मतलब बेहतर नहीं समझते। शायर लिखते हैं, अब इसमें अब कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। शायर, बड़े शायर लोग लिखते हैं, तो खैर इसे गुरेज करने की ज़रूरत है इश्तियाल अंगेज़ी और गैर मुतदिल रवैये से और अल्फाजों से। उसके बाद जो है वह आफाकियत। आफाकियत क्या है, यानी कि गज़ल के शेर में आप ऐसे ख़यालात, ऐसे मौज़ूआत और अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए जो कि हर ज़माने और हर अहद के लोगों के लिए हो। यानी कि गालिब ने अगर ये शेर कहा कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो आप समझिए ये अक्सर आप भी परेशान होते होंगे, आपको समझ में ही नहीं आता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, फिर आप नस्र में कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आप जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो इसी को शायर ने इस ज़माने में कहा कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तो और जो हुआ है इसकी दवा क्या है। तो ये आफाकियत है, ये हर लोगों के साथ ये कैफियत है। तो गज़ल में, गज़ल के शेर में आप जो भी मज़मून पेश कर रहे हैं वो जितने लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब ये मेरे साथ भी होता है, तो आप समझ जाइए उसमें आफाकियत उतनी ज़्यादा है। या यूँ भी समझ सकते हैं कि आपकी जो अशार, आपके अशार की जो शोहरत है वो अगर हर ज़माने में कायम है तो आप समझ जाइए कि उसमें आफाकियत है। अगर मीर ने कहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये हर ज़माने में आप देखिएगा कि ये इसकी शोहरत भी है और ये जो मज़मून है वो उम्दा है और हर ज़माने में यकसा है और हर लोगों के साथ यकसा है। तो यही आफाकियत है। इन अनासिर से मिल कर के गज़ल की जो दाखिली हैयत है वो बनती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, गज़ल की दाखिली हैयत इन चीज़ों से मिलकर के बनती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गज़ल की रसूमियात ये आखिरी उन्सुर है जिससे मिल कर के गज़ल का जो फ़न है वो मुकम्मल होता है। गज़ल का फ़न 3 चीज़ों से, गज़ल की दाखिली हैयत, ख़ारजी हैयत और रसूमियात से मुकम्मल होता है। तो हम लोग इसके फ़न के आखिरी हिस्से को हम लोग देखेंगे, गज़ल की रसूमियात को। नाज़रीन, ये वीडियो काफ़ी तवील हो रही है और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत भी की गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके नोट्स को बनाने में और इसे एडिट वगैरह करने में की गई है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर दें कि क्या क्या पसंद आ रही है, और अगर कहीं पे आपको लगे कि इस्लाह की ज़रूरत है तो उसे भी लिख दें और इसे अपने दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सके। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप गज़ल के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहे हैं कि गज़ल का जो फ़न है वो किस तरह बनता है। इसके बाद आप बहुत आसानी से हर चीज़ को समझ सकेंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे आराम से। मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है। इसे आप मुकम्मल देखेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम लोग रसूमियात की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल की रसूमियात। गज़ल की रसूमियात तसव्वुर इश्क, तसव्वुर आशिक, तसव्वुर माशूक, तसव्वुर रकीब, तसव्वुर वाइज़, तसव्वुर कासिद, तसव्वुर सय्याद, तसव्वुर चमन, तसव्वुर कफ़स वगैरह से इबारत है। इन तमाम अल्फाज में आप तसव्वुर एक ही बार लिख सकते हैं, सिर्फ तसव्वुर इश्क में। उसके बाद तसव्वुर जो है अपने आप उसमें कॉमन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो जो गज़ल की जो रसूमियात है वो इन तसव्वुरात से इबारत है। यानी कि ये जो आप देखेंगे, जब भी आप गज़ल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो इश्क की बातें हैं, आशिक है, माशूक है, रकीब है,
वाइज है, कासिद है, सयाद है, चमन है, कफस है, मैखाना है, साकी है। तो ये तमाम जो है गज़ल में चलते फिरते नज़र आएंगे, हर जगह नज़र आएंगे। तो इन्हीं जो किरदार के जो तस्वुरात हैं, जो नज़रिए हैं, इसी को गज़ल की रसूमियात कहते हैं। ठीक है, चूँकि उर्दू में गज़ल फ़ारसी से आई है, इसलिए उर्दू गज़ल में फ़ारसी का असर बहुत ज़्यादा है। उर्दू गज़ल की रसूमियात भी वही है जो फ़ारसी गज़ल की है। फ़ारसी और उर्दू में दोनों में जो है एक ही रसूमियात है। फ़ारसी गज़ल की तरह उर्दू में भी माशूक मुज़क्कर होता है। यानी कि आप देखेंगे, आप अक्सर सोचेंगे कि शायर का जो माशूक है वो आता क्यों है, आती क्यों नहीं है। तो चूँकि फ़ारसी में माशूक मुज़क्कर है, इसलिए उर्दू में भी मुज़क्कर है। बाज़ लोगों ने मुअन्नस भी बांधा है। इसकी शुरुआत वली गुजराती से हुई थी, अलग बात है। तो ये गज़ल की रसूमियात है। मैं यहाँ पे सिर्फ चूँकि नोट तवील ना हो जाए इसलिए मुख्तसर में लिख दिया हूँ, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि ये तसव्वुर इश्क क्या है ना। तो मैं आपको अलग से जब रसूमियात पर वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप गज़ल की रसूमियात समझ जाएं। जब तक आप गज़ल की रसूमियात नहीं समझेंगे, आप गज़ल को समझ ही नहीं सकते हैं। तो और चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत तवील हो चुकी है, करीब 55 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, तो इसे मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर यहाँ पे समझाएंगे कि तसव्वुर इश्क को, गज़ल में तसव्वुर इश्क क्या है, मैं उसे समझाऊं, आशिक को समझाऊं, तो वक्त लगेगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आपके नोट के हवाले से है। मेरे ख्याल से आप इसे समझ जाइए बस कि गज़ल की रसूमियात इन चीज़ों से, इन किरदारों के तसव्वुर से रसूमियात तय पाती है। अब जैसे मान लीजिए इश्क, तो अगर आप देखेंगे तो इश्क क्या है। अब मान लीजिए इकबाल ने इश्क को क्या बांधा था कि बेखदर कूद परा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। यानी कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आग में छलांग लगाई वो इश्क की वजह से। तो इश्क वो जज्बा है। तो इश्क कौन सा जज्बा है, ये आप गज़ल में देखेंगे। मैं रसूमियात में उम्दा तरीके से समझाऊंगा कि तसव्वुर इश्क कैसा है। फिर आशिक का जो तसव्वुर है, आशिक का तसव्वुर आप जानते हैं कि बहुत ही सादा दिल, नर्म मिजाज, बहुत ही पाक और जो है माशूक से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला किरदार है। माशूक के लिए जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, दौलत, शोहरत, तमाम चीज़ों को हंसी खुशी उड़ाने को तैयार है, अपने आप को तबाह बर्बाद कर देने को तैयार है, बस सिर्फ माशूक उसके पास रहे। माशूक की एक झलक के लिए जो है वो नदियों को, सहराओं को, बयाबानों को सर करता है। माशूक के लिए वो हर मुमकिन काम कर जाता है, नामुमकिन काम तक करता है। माशूक की झलक के लिए उसकी गलियों में जाता है, लोगों से मार खाता है। मतलब माशूक से उसको बेइंतहा मोहब्बत है, वही आशिक है। ठीक है, उसे तो ये आशिक का तस्वुर है। आगे आप देखेंगे जैसे गालिब का एक शेर है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। अब देखिए आशिक कह रहा है कि ऐसी ज़िंदगी पे, क्या ये भी ज़िंदगी है? खाक है ऐसी ज़िंदगी कि मैं पत्थर नहीं हूँ। पत्थर यानी कि एक जगह में है पड़ा हुआ। तो वो कहता है कि अगर मैं अपने माशूक के घर का या दरवाजे का पत्थर होता तो मेरी ज़िंदगी कामयाब होती। चूँकि पत्थर हैं, अगर उसके दरवाजे पर होते तो हमेशा माशूक का दीदार होता रहता। तो ये कहता है। तो आशिक ऐसा ही है जो कि माशूक के गिर्द उसकी ज़िंदगी गुजरती है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा फिर माशूक का तस्वुर कैसा है, रकीब का कैसा है, ये तमाम चीज़ें। ये गज़ल की दुनिया है, इसे आप, इसीलिए मैंने बताया कि मिसाली किरदार होते हैं ये सब। ठीक है, ये गज़ल की दुनिया है, इसे आप अपनी दुनिया में मत उतारिए। मैं आपको रसूमियात में अच्छे से समझाऊंगा। तो नाजरीन, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि गज़ल की तारीफ़ क्या है, गज़ल की हैयत क्या है, और गज़ल का जो फ़न है वो किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। नाजरीन, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में शुक्रिया ज़रूर लिखिए, और अगर आपको लगता है कहीं इस्लाह की ज़रूरत है तो वो भी लिखिए, मैं अपनी इस्लाह शुक्रिया के साथ कर लूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सके। अगली वीडियो में हम लोग गज़ल के हवाले से मारूज़ी सवालात को देखेंगे कि आपके इम्तिहान में गज़ल से जो भी मारूज़ी सवालात आ सकते हैं वो आपको मैं हल कराऊंगा। उसके बाद फिर जो है आपका जो इकाई फर्स्ट इकाई में गज़ल के मौज़ूआत हैं उन चीज़ों को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि उसे अलग से भी बनाना चाहिए मुझे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।